Welcome dear students. Greetings of the day. Today is your fourth lecture in volume 1. The topic is planning and layout of orchard. Before the start of this video, I want to clarify here that theory and practical both are different. मंडे को जो हम आपका क्लास लेते हैं, मंडे को वो आपका थ्योरी का क्लास होता है और जो शनिवार को आपका क्लास लिया जाएगा वो आपका प्रैक्टिकल का क्लास होगा। आप जैसे ही देखेंगे अपने एलएमएस पे, वहां अनाउंसमेंट के नीचे हमने सिलेबस डाउनलोड किया बहुत पहले, आज के लगभग 20 दिन पहले ही सिलेबस डाउनलोड किया है। आप वहां देख सकते हैं कि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो बीइंग अ कोर्स इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको थ्योरी भी पढ़ाएगा और वो आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ाएगा। तो एलएमएस के दो पार्ट हैं, एक आपका थ्योरी का है, एक आपका प्रैक्टिकल का है। तो प्रैक्टिकल में आप खुल के देखना, जब फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात है तो वहां मैंने इस समय पोटैटो का सीजन चल रहा है, रबी में पोटैटो का सीजन चल रहा है, तो मैंने वहां पर पोटैटो के कुछ वीडियोस, डेमो वीडियोस बना के डाले हैं वर्चुअल लैब के माध्यम से, जिसमें पहले वीडियो में भी आपको हमने बताया है कि पोटैटो को कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, लेवल्ड फील्ड पे क्यों नहीं लगाते, क्या डिस्टेंस रखते हैं। सेकंड वीडियो में हमने प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करी है, कैसे इरिगेशन करते हैं, कैसे डिजीज कंट्रोल करते हैं, पोटैटो की फसल कैसी लगती है, मैच्योर लेवल पे क्या दिखती है। इन सब चीजों को हमने एक डेमो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है। वहां पर पीपीटी भी अपलोड है प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड की। तो प्रैक्टिकल क्लास के लिए प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड की हम बात करते हैं, जो कि बहुत करंट टॉपिक है और एक हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको कोई ऑर्चर्ड लगाना है, ऑर्चर्ड का मतलब होता है वह खेत, वह फील्ड जहां पर पेड़ पौधे उगे होते हैं, उसको हम ऑर्चर्ड कहते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि वह स्थान जहां पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, हम उसको ऑर्चर्ड कहते हैं। तो टॉपिक है प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, कि अगर हमको कोई ऑर्चर्ड लगाना है तो हम उसकी प्लानिंग और उसका लेआउट कैसे बनाएंगे, इन चीजों पर बात करेंगे हम। तो ये फोर्थ आपका लेक्चर है जिसमें वॉल्यूम 1 किया गया है, क्योंकि प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड काफी वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको 2 से 3 लेक्चर्स में ही खत्म किया जा सकेगा। तो कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं ही हूं और डेजिग्नेशन मेरा आपको पता है, क्योंकि पीपीटी के फर्स्ट पेज पे ये सब चीजें लिखी होती हैं तो इनको बोलना बनता है। चलिए हम पीपीटी को रन करते हैं। इन टॉपिक्स पे ये हमारी आउटलाइंस हैं। आउटलाइंस में पहला है हमारा प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड, कि किसी ऑर्चर्ड को, अगर हम उद्यान को किसी को लगाएंगे तो उसकी प्लानिंग क्या है, कैसे प्लानिंग करेंगे। सेकंड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड, यदि हमें उद्यान को, ऑर्चर्ड को लगाना है तो किस तरीके से उसका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। थर्ड है आपका लोकेशन, उसकी स्थिति क्या है, साइट कहां लगा रहे हैं, उसकी क्या रेंज होगी, मेन मार्केट से क्या रेंज होगी, ये सब चीजें उसमें आएंगी। प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस, प्राथमिक जो क्रियाएं होंगी वो कौन सी होंगी ऑर्चर्ड को लगाने के लिए। इन सब चीजों पर थोड़ा विस्तार के साथ हम वर्णन करेंगे और आपको समझाएंगे। तो लेआउट को आप समझ गए, पहला बात करना है प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड पे, दूसरी बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड पे, तीसरी बात करनी है हमें लोकेशन पे, ऑर्चर्ड के लोकेशन पे, चौथी बात करनी है हमको साइट पे, और पांचवी बात करनी है आपके प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस। ये प्रैक्टिकल का मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया तीसरा वीडियो है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है प्रैक्टिकल वाली क्लास में, आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हो। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डेमो वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फील्ड पे जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो कृपया आप वीडियो को देखा करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को सुनिश्चित किया करें, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियोस, प्रैक्टिकल नॉलेज आप तक पहुंचा सकें। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड। किसी उद्यान की स्थापना हम कैसे करें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डिजर्व अ वेरी क्रिटिकल प्लानिंग। जो ऑर्चर्ड का एस्टेब्लिशमेंट है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम किसी बैंक में पैसे डालते हैं तो मिनिमम 6 से 7 साल के लिए हम भूल जाते हैं कि अगर हमको डबल करने हैं तो 6 से 7 साल के लिए हमें डालना पड़ेगा। अगर हम पूंजी के रूप में कल को कोई प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं, कोई मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो हम उसमें एक बार पैसा लगाते हैं तो 2-4 बार 5 साल बाद हमको ये सुनिश्चित होता है कि उसमें डबल करके या कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके हमको मिलेगा। लेकिन जब हम ऑर्चर्ड लगाते हैं तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म का एस्टेब्लिशमेंट होता है। मिनिमम 5 से 10 साल में आपको इसमें मॉनेटरी रिटर्न मिलती है, इससे पहले आपको मॉनेटरी रिटर्न इसमें नहीं मिलता। एंड डिजर्व अ वेरी क्रिटिकल प्लानिंग। जी हाँ, बहुत ही क्रिटिकल प्लानिंग होती है, क्योंकि ऑर्चर्ड जब हम लगा रहे हैं तो कहाँ हमारा लैंड है, लैंड अगर हमने जहाँ सिलेक्ट की है मेन मार्केट से उसकी क्या डिस्टेंस है, क्या सिंचाई के साधन है, बे इरिगेशन के क्या सोर्स हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटीज रहेंगी, कौन कौन सी वेराइटीज को हमको शो करना होगा। इसके बाद में अगर एक प्लांट की दूसरे प्लांट से इतनी दूरी है तो उसके बीच में हम एक फिलर प्लांट कौन सा लगाएंगे, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप्स के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है, पर जो मॉनेटरी रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, हमको पैसे वाला जो लाभ होता है वो बहुत दिनों बाद मिलता है। इसीलिए लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड is a long-term investment and deserve a very critical planning. The selection of proper location and site, planning system and planting distance, choosing the variety and the nursery plants have to be considered carefully to ensure maximum production. The selection of proper location and site, किस दिशा एंड दशा में हमें अपने ऑर्चर्ड को लगाना है, क्या उसकी प्लानिंग के सिस्टम है, जो हम प्लांट उसमें चूज कर रहे हैं, मान लो गुआवा है, पपाया है, बनाना है, चीकू है, फालसा है, आंवला है, नाशपाती है, अनार है, अनन्नास है, आम है, आड़ू है, अखरोट है, बेर है, बादाम है, नारियल है। कौन से हम प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है। क्योंकि एक बात मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि अगर 1 हेक्टेयर खेत में हमें ऑर्चर्ड लगाना है, ठीक है, और प्लांटिंग डिस्टेंस मान लो हमने 2.5 इंटू 2.5 रखी, जो आम्रपाली वेराइटी की होती है, या जनरल जो डिस्टेंस होती है 10 इंटू 10, तो 100 से 200 या 250 पौधे 1 हेक्टेयर में आएंगे। अब 1 हेक्टेयर जगह बहुत बड़ी जगह होती है। जब वहां पर 200 से 250 पौधे आएंगे तो उसके बीच में भी तो कुछ स्पेस बचेगा। उस स्पेस को हम अपनी बौद्धिकता से किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वहां पर हम कौन सी शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप लगा रहे हैं जो हमको मॉनेटरी हेल्प दे। शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप में जैसे उर्द हुआ, मूंग हुआ, है ना, किसी तरीके से धनिया हुआ, मेथी हुआ, इसके बाद में और धनिया, मेथी, पालक हुआ, उर्द हुआ, ग्वार हुआ, लोबिया हुआ, हल्दी हुआ। कौन सी ऐसी शॉर्ट ड्यूरेबल क्रॉप लगाएं जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, पैसा मिले। तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है, चूजिंग द वेराइटीज, कौन सी हम वेराइटीज को ग्रो कर रहे हैं, जो हम वेराइटी यूज कर रहे हैं वो शॉर्ट ड्यूरेबल है कि नहीं, वो लॉन्ग ड्यूरेबल तो नहीं है, उसमें कोई डिजीज और इंसेक्ट तो नहीं लगते है। एंड नर्सरी प्लांट्स, अगर हम नर्सरी प्लांट्स को भी देख रहे हैं तो उनको बड़ा केयरफुली हमको देखना पड़ता है कि अगर एक ऑर्चर्ड में कोई गलत प्लांट आ गया तो उसके इफेक्ट इंटायर फील्ड पर पड़ते हैं। तो इन सब चीजों का अगर हम सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है, नो डाउट। पर इन सब चीजों का सिलेक्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़े चैलेंज का विषय होता है, इसलिए हमको इन सब चीजों को बड़ा गंभीरता के साथ ध्यान में रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन एंड साइट, दिशा एंड दशा। किस दिशा एंड दशा में हमको अपना ऑर्चर्ड लगाना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ साइट इज इंपॉर्टेंट। एक दिशा बहुत जरूरी है, उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन में बी मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सिलेक्शन जो है वो निम्न क्राइटेरिया पर निर्भर करता है।
जैसे है द लोकेशन शुड बी इन वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रूट ग्रोइंग रीजन। जो लोकेशन है वो वेल एस्टेब्लिश्ड, एक बहुत अच्छी जगह फ्रूट ग्रोइंग रीजन पे होना चाहिए। जैसे मान लो बनाना है, ठीक है, महाराष्ट्र कंडीशन में बहुत पैदा किया जाता है। अब पता है हमको कि महाराष्ट्र कंडीशन में बनाना की बेल्ट है, अगर हम वहां चीकू लगा देंगे, वहां हम सपोटा लगा देंगे, तो वहां के जो ग्रोअर्स हैं और वहां के जो इनटेक करने वाले हैं वो प्रभावित होंगे कि यार बनाना यहाँ की बहुत अच्छी क्रॉप है, हम चीकू क्यों खरीदें। तो जो लोकेशन है उस स्थान पर चुननी चाहिए कि अगर हमारी गुआवा की बेल्ट है, बनाना की बेल्ट है, पपाया की बेल्ट है, तो हमको डोमिनेंट अगर किसी फ्रूट को इस्तेमाल करना हो तो हम वही इस्तेमाल करें जो वहां के लोकेशन की नीड है। तो लोकेशन शुड बी इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड fruit growing region because one could get the benefit of experience of other growers and also get the benefit of selling the produce through cooperative organization with other fruit growers। इन पॉइंट्स की केवल यही बात है कि अगर हमें उसको तुरंत सेल करना है या कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को बेचना है या जो फ्रूट ग्रोअर्स होते हैं वो खरीदते हैं, तो वो खरीदेंगे उसी हिसाब से कि जिस रीजन की बेल्ट अच्छी है, अगर गुआवा वाली है, पपाया वाली है, बनाना वाली है, मैंगो वाली है। अब आप इधर लखनऊ मलिहाबाद की साइड निकल जाओ, यहाँ पर दशहरी होती है। महाराष्ट्र साइड में निकल जाओ, सिट्रस की एक बहुत बड़ी बेल्ट है, बनाना की बहुत बड़ी बेल्ट है। बिहार साइड में आप निकल जाओ, लीची की बहुत बड़ी बेल्ट है, लीची होती है। तो इस हिसाब से हमको ऑर्चर्ड स्टेबल करना चाहिए और ऑर्चर्ड में उन क्रॉप्स को हमें वरीयता देनी चाहिए जो उस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी अ मार्केट क्लोज टू एरिया, वहां पर एक मार्केट होना चाहिए जो उस एरिया से क्लोज में हो और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज इजी वे में पहुंच सके। द क्लाइमेट शुड बी सुटेबल टू ग्रो द चूजन फ्रूट क्रॉप्स। जो हमने फ्रूट क्रॉप्स को चूज किया है, जो हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में आने वाली है, जो हमारे ऑर्चर्ड में आने वाली है, उन क्रॉप्स का क्लाइमेट वहां के लिए सुटेबल होना चाहिए। एडिक्वेट वाटर सप्लाई शुड बी अवेलेबल अराउंड द ईयर। एक निश्चित मात्रा में पानी, जल की आपूर्ति होनी चाहिए पूरे वर्ष भर, क्योंकि एक उद्यान में, एक ऑर्चर्ड में पानी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा बिफोर अ ग्रोअर। एक जो ग्रोअर मतलब जो पैदा करता है, बिफोर अ ग्रोअर सेलेक्ट अ साइट को सिलेक्ट करता है फॉर एस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्चर्ड। नए उद्यान को लगाने के लिए ही मस्ट हैव असेस्ड द फॉलोइंग फैक्टर। उसको बहुत अच्छी तरीके से जो नीचे बिंदु लिखे हुए हैं उनको मूल्यांकित कर लेना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए, तब ये सब चीजें करनी चाहिए। फर्स्ट है सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल। क्या हम जिस जगह पर अपना ऑर्चर्ड लगा रहे हैं वहां की मृदा सुटेबल है। इट्स फर्टिलिटी, उस फसल जिस में हम अपना ऑर्चर्ड लगा रहे हैं वहां की मृदा क्या उपजाऊ है, फर्टिलिटी है। द नेचर ऑफ सबसॉइल एंड सॉइल डेप्थ, सॉइल की सुटेबिलिटी देखनी चाहिए, उसकी उर्वरा शक्ति देखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मृदा और अधोसतह की मृदा दोनों की गहराई क्या हमारे फल वाली वृक्षों के अनुकूल है, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साइट मस्ट है प्रॉपर ड्रेनेज, जिस साइट को हमने यूज किया है वहां पर जल निकास की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। एंड नो वाटर स्टेग्नेशन ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। इसका मतलब यह है कि जिस साइट को हमने सिलेक्ट किया है वहां प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज का सिस्टम इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि जब बारिश होती है, पानी बहुत बरसता है, ऐसी कंडीशन में वाटर स्टेग्नेशन प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। स्पेशली फ्रूट प्लांट के लिए वाटर स्टेग्नेशन, एक जगह पर पानी का ठहराव अच्छा नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आपने नहीं देखा होगा चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बताता हूं कि पपाया एक ऐसी क्रॉप है और भी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें 25 सेंटीमीटर पानी भी अगर 1 घंटे तक भरा रहता है तो पूरा पपाया का क्रॉप, पूरे पपाया का प्लांट डैमेज हो जाता है। तो हमको इस चीज पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है।
इरिगेशन वाटर मस्ट बी गुड क्वालिटी। जो इरिगेशन का वाटर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आइदर बाय रोड और रेल विद इन रीच। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की जो सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो रोड के द्वारा हो चाहे वो रेल के द्वारा हो, क्योंकि यातायात की सुविधाएं हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। टाइम पे हर एक चीज का पहुंचना। कैसे? अगर हमें खेत की जुताई करनी है तब भी वहां पर हमारा ट्रैक्टर बहुत अच्छे से पहुंचना चाहिए। यदि हमने आम की हार्वेस्टिंग करने के बाद आम को तोड़ लिया है तब भी हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑर्चर्ड से ही आम को हम लोड करके लॉन्ग ड्यूरेबल मार्केट तक ले जा सकें, क्योंकि फ्रूट कुछ पेरिसेबल नेचर के भी होते हैं जो कि जल्दी ही खराब हो जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो ऐसी कंडीशंस में जो हमको ऑप्टिमम मॉनेटरी रिटर्न मिलना चाहिए, जो नेट इनकम हमको अच्छी होनी चाहिए, वो नेट इनकम प्रभावित हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, किसी काम को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये बात तय है। इसलिए कम रेट में उस क्षेत्र में जो लेबर्स अवेलेबल हों, क्योंकि ऑर्चर्ड में किसी टेक्निकल काम की जरूरत नहीं होती। ऑर्चर्ड में केवल जरूरत होती है मैनकाइंड के श्रम की। कोई पानी लगा रहा है, ठीक है, इसके बाद में कोई डिजीज अगर कहीं किसी प्लांट में लगी है तो वहां फंजीसाइड का स्प्रे कर रहा है, कोई इंटरकल्चर ऑपरेशंस कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई प्रूनिंग कर रहा है, कोई प्लांट को स्टेकिंग कर रहा है। इन सब चीजों की जरूरत होती है जो एक आम किसान बहुत अच्छे से रोजमर्रा भरी किसानी दुनिया में कर लेते हैं। तो लेबर बहुत पढ़ी लिखी की आवश्यकता नहीं होती, बस वो खेती किसानी के काम जानती हो वो चल सकती है। नेक्स्ट है whether the climatic conditions are suitable for the fruits to be grown and or whether site is free from the limiting factors such as cyclones, frost, hailstorms and strong hot winds। उपरोक्त बिंदु में जो लिखा है इंग्लिश में, कुछ हिंदी वाले बच्चे हमको बार बार शिकायत करते हैं कि सर इंग्लिश में बताते हो हिंदी में नहीं बताते। उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऑर्चर्ड उस स्थान पर भी हमें लगाना चाहिए कि वहां पर क्लाइमेटोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो प्रायः फ्रूट प्लांट के लिए अनुकूल होनी चाहिए, जैसे कोहरा, ओला, पाला, अतिवृष्टि, उपलवृष्टि, ज्यादा ओलों को पड़ जाना, ज्यादा बरसात का हो जाना। ऐसी कंडीशंस वाले स्थान में ऑर्चर्ड को नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस वाले स्थान पर अगर हम उगाएंगे जहां बहुत ज्यादा दम ओले पड़ते हैं, कुहासा बहुत बना ही रहता है, तो पर्टिकुलर जो प्लांट हैं जो उन कंडीशंस के लिए ससेप्टेबल हैं, उन कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंस रखते हैं, तो ऐसी क्रॉप्स को उगाना चाहिए जो एज पर द क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस अपने आप को उसमें फिट कर लेते हैं। नेक्स्ट, वेदर देयर आर सीजनल ग्लट्स और ओवर प्रोडक्शन इन एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। जहां पर किसी भी तरीके का कोई मौसम की अगर मार पड़ती रहे प्रोडक्शन पर तो वो भी झेल ली जाए। Whether there is assured demand in the market for the fruits to be grown, ठीक है, मार्केट में एक डिमांड होनी चाहिए जिन पौधों, जिन फ्रूट्स को हमने उगाया है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमने उगा लिया तो फिर हमारे दाम के दाम भी नहीं हो पाएंगे। Whether his orchard is a new venture or whether there are already other growers, जो हमने ऑर्चर्ड को चुना है वो बिल्कुल एकदम नया एक शुरुआत होनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्रॉप हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्चर्ड में बहुत से लोग भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी मैटर करती है। प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस, प्राथमिक अवस्थाएं। आफ्टर सेलेक्टिंग द सुटेबल लोकेशन एंड साइट, some preliminary operations have to be done. Trees are felled without leaving stumps or roots. The shrub and other weedy growth are also cleared. जो श्रब और बीडी ग्रोथ वगैरह जो खरपतवार वगैरह होते हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं मैन प्लांट के साथ। डीप प्लोइंग इज एसेंशियल टू रिमूव बिग रूट्स। गहरी जुताई इसलिए आवश्यकता होती है कि अगर हम ऑर्चर्ड जहां लगा रहे होते हैं वहां की भूमि कोई बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड नहीं देखते, और जब कल्टीवेटेड नहीं देखते तो वहां पर पहले डेड एंड जो पहले प्लांट होते हैं उनके स्टबल्स और उनकी रूट्स इतनी गहरी रह जाती हैं कि जो अफेक्ट करती है। द लैंड शुड बी थॉरोली प्लोड, पूरी तरीके से एकदम
जुताई होनी चाहिए उसकी, लेबल्ड एंड मैन्योर्ड, पूरी तरीके से समतल, और साथ ही साथ उसमें उर्वरकों का बहुत अच्छा विस्तार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए। लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ इरिगेशन एंड प्रिवेलिंग सॉइल वास। लेबलिंग इसलिए जरूरी है कि अगर लेबलिंग नहीं करोगे तो इरिगेशन सही से नहीं होगी। इन द हिल्स the land should be divided into terraces depending upon the topography of the land, and the leveling is done within the terraces. Terracing protect, सीढ़ीदार एकदम खेती नहीं करते। Terracing protect the land from erosion. If the soil is poor, it would be advisable to grow a green manure crop and plow it in situ so as to improve its physical and chemical conditions before planting operations are taken up. Now, thank you.